हेलो एवरीवन, आप सभी की मोस्ट डिमांडिंग वीडियो हाजिर है। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि हर दिन मैं आप लोगों के लिए ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मॉडल पेपर लाता रहूं। मैंने पूरी गणित और विज्ञान ऑलरेडी पढ़ा दी है, लिंक्स मिलेंगे डिस्क्रिप्शन में, प्लेलिस्ट आप ज़रूर चेक कर लेना। बिना किसी तरीके पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पहले आपको 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे, ये तो आपको पता ही है। कह रहे हैं बहुविकल्पी प्रश्न में हम आ जाते हैं। उत्तल दर्पण से बने प्रतिबिंब सदैव कैसे बनते हैं, ये आपको बताना है। तो उत्तल दर्पण से जो बना प्रतिबिंब होता है वो ध्रुव और फोकस के बीच बनता है। हमेशा कहाँ बनता है? ध्रुव और फोकस के बीच में बनता है। ये चैप्टर नंबर 10वें का क्वेश्चन है, नई एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 9 है। तो जब देखो चैप्टर आपका अच्छे से क्लियर होगा, जब आपने पूरा किताब अच्छे से पढ़ा होगा, तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप आराम से बना पाओगे। ठीक है, अगर आपने पढ़ाई नहीं की है तो कितने ही क्वेश्चन आप रट लोगे, ये चीज़ होता है। तो सबसे मेन चीज़ होती है आपके कॉन्सेप्ट। अगला क्वेश्चन है आपका, क्या है कि जब प्रकाश किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अभिलंब से दूर हट जाती है, तब क्या होता है? ठीक है, जब अभिलंब, जब प्रकाश का ये एक माध्यम, ये दूसरा माध्यम है, ये अभिलंब है। ठीक है, इससे ये जब दूर हट जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, क्या होता है? तो क्या होता है, कब ऐसा होता है? जब वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो ही ऐसा होता है। ये जो पहला माध्यम है ये हमारा सघन माध्यम है, और ये जो दूसरा माध्यम ये हमारा विरल यानी कि खुला हुआ माध्यम है, तभी ऐसा हो पाता है। अगला प्रश्न है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा क्या होती है? प्लस में होती है। एफ का मान हमें क्या दे रखा है? 15 सेंटीमीटर दे रखा है। इससे 30 सेंटीमीटर के दूर पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा? ठीक है, प्रतिबिंब के बारे में बात कर रहा है। प्रतिबिंब का मतलब क्या होता है? हमें वी निकालना है। हमें क्या निकालना है? वी निकालना है। और यू हमें दे रखा है 30 सेंटीमीटर। यू का मान हमेशा नेगेटिव में होता है, हमेशा नेगेटिव में होता है। अब देखो मैं क्योंकि ये क्या बोला, लेंस बोला है, तो लेंस सूत्र लगाएंगे 1/f बराबर 1/v माइनस के 1/u हो जाएगा। हमें v का मान निकालना है। f का मान क्या है? 1/15। v हमें निकालना है और u का मान हमारे पास है माइनस का 30। ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो देखो मेरे भाई, ये है 15 ये प्लस का 1/30, इधर के क्या हो जाएगा? माइनस के 1/30, और यहाँ बचा v 1/। लॉस ऑफ आ जाएगा 30। 15 दूनी 2 बार गया, 15 दूनी 30, 2 एकम 2, 30 एकम 30, 1 एकम 1। तो ये आ जाएगा 1/30 बराबर 1/v। तिरछे गुणा करोगे, v एकम v, 30 एकम 30। तो जो प्रतिबिंब की दूरी होगी वो 30 सेंटीमीटर होगी और दूसरी तरफ बनेगा। ठीक है, 30 सेंटीमीटर पर वस्तु के दूसरी ओर, क्योंकि v का मान पॉजिटिव आया है तो दूसरी ओर बनेगा, नेगेटिव आता तो सामने बनता। दूसरी ओर वास्तविक तथा उल्टा वस्तु के आकार का बनेगा, वस्तु के आकार का बनेगा। ठीक है, ये हमारा उत्तर हमको मिल जाएगा बड़े आराम से। कहीं पे भी डाउट हो या दिक्कत हो, आप एक बार प्रश्न को दोबारा देखें। ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी पढ़ा रखी हैं, सिखा रखी हैं। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए विथ सोल्यूशन तो वीडियो को पूरा देखिए। जो बच्चा इस वीडियो को पूरा देखेगा उसको पीडीएफ भी मैं ज़रूर प्रोवाइड करा दूंगा फ्री में। कह रहे हैं, जब श्वेत प्रकाश एक प्रिज्म से गुजरता है तो निर्गत प्रकाश में प्रिज्म के आधार से दूरस्थ प्रकाश का रंग कैसा होता है? दूरस्थ प्रकाश का रंग कैसा होता है? तो देखो आप सीरीज जानते हो, बै नी आ पी ना ला, ये होता है याद करने का ट्रिक। बैनी आह पी नाला अंग्रेजी में विब ग्योर होता है। बै से बैगनी, नी से नीला, आ से आसमानी, हा से हरा, पी से पीला, ना से नारंगी, और ला से क्या होता है? लाल। दुरुस्त बोला है तो दुरुस्त में क्या आ जाएगा? लाल आ जाएगा। ठीक है, ये हमें हमारा उत्तर आराम से मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, एम्पियर प्रति सेकंड किसका मात्रक होता है? ठीक है, तो आवेश का मात्रक होता है एम्पियर प्रति सेकंड, जिसे हम कूलाम भी कहते हैं। क्यू बराबर क्या होता है? क्यू बराबर होता है आई टी। क्यू बराबर क्या होता है? आई टी। आई का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। टी का मात्रक क्या होता है? सेकंड। तो एम्पियर प्रति सेकंड किसका मात्रक होता है? आवेश का, क्यू। ठीक है, जिसे हम एम्पियर प्रति सेकंड ना लिखकर इसको हम कूलाम भी कहते हैं। ठीक है,
लेकिन यहाँ कूलाम ऑप्शन में है ही नहीं, तो हम क्या बोलेंगे, आवेश बोलेंगे, क्योंकि हमें एम्पियर सेकंड बोला है, डायरेक्ट कूलाम नहीं बोला है। कूलाम भी बोलता तो हम क्या लिखते हैं, आवेश का मात्रक होता है कूलाम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं। कह रहे हैं एक सेल R1 तथा R2 दो प्रतिरोधों को तार समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। ठीक है, समांतर क्रम मतलब एक के नीचे दूसरा। ठीक है, हाँ, फिर क्या गया, यदि उनमें प्रवाहित धाराएं क्रमशः, यदि उनमें प्रवाहित धाराएं क्रमशः क्या है, R1 है, ये R1 है, ये R2 है, और इन पे जो प्रवाहित धारा है I1 और कितनी है, I2 है, एवं प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्मा H1 और H2 हो। ऊष्मा जिससे हीट बन रही है वो H1 है, और इसमें क्या बन रही है, H2 है। तो क्या सही अनुपात होता है, तो सही अनुपात क्या होता है कि H1 अनुपात H2 जो होगा वो क्या होता है, I1 का जो स्क्वायर होता है बट्टे I2 का स्क्वायर, उसके क्या हो जाता है, बराबर होता है। इसे सूत्र के रूप में याद कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चुंबकीय क्षेत्र का तीव्रता का मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होता है। ठीक है, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होता है, ये होता है चुंबकीय क्षेत्र का तीव्रता का मात्रक। ठीक है, तो ये तो याद करने वाले ही हैं। अब हम आते हैं उपभाग 2 में। अभी तक हमने फिजिक्स के क्वेश्चन किए थे, अब हमें सारे केमिस्ट्री के क्वेश्चन मिलेंगे। मीथेन का संरचनात्मक सूत्र, मीथेन क्या होता है, एल्केन समूह का ग्रुप है जिसका सूत्र होता है CnH2n+2। मीथेन यानी कि कार्बन की संख्या 1 होगी, n की जगह पर 1 रख दो, n की जगह पर 1 रख दो, तो ये हो जाएगा 2 एकम 2 4, तो CH4 होगा, CH4, और इस पे n है, सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं, तो एक क्या होगा, एक कार्बन होगा और 4 हाइड्रोजन होंगे। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं निम्नलिखित में समजातीय श्रेणी क्या होता है, समजातीय श्रेणी में CH2 का अंतर होता है। लगातार अगर पदों हैं उनके बीच में कितने का अंतर होता है, CH2 का अंतर होता है। तो इसमें से घटा के देखो, देखो यहाँ H है, H में से H घटाओगे, H का मान क्या आ जाएगा, 0, ये नहीं होगा। अब ये 2 कार्बन है, यहाँ 1 कार्बन है, घटाओगे 1 कार्बन आ जाएगा, 6 में से 4 घटाओगे 2 कार्बन आ जाएगा, तो CH2 का अंतर है, तो ये समजातीय श्रेणी का मेंबर हो जाएगा। बाकी ट्राई करके देखोगे CH2 का अंतर नहीं आ रहा होगा। जैसे इसमें देख लो, यहाँ OH आ जा रहा होगा बच के एक्स्ट्रा, है ना, यहाँ पर देखो घटाओगे तो इसमें एक्स्ट्रा OH आ जा रहा है, तो ये नहीं है, इसमें कार्बन से कार्बन ही गायब हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। लेड नाइट्रेट का सूत्र क्या होता है, PbNO3O2। PbNO3 का ट्वाइस होता है, ये होता है लेड नाइट्रेट का सूत्र। एग्जाम में 1 नंबर में बार बार आता है। ये सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न पत्र के प्रश्न हैं, तो वेरी इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी हिंदी मीडियम बोर्ड में क्यों ना हो, यूपी में हो, MP में हो, बिहार में हो, राजस्थान में हो, उत्तराखंड में हो, झारखंड में हो, किसी भी हिंदी मीडियम में क्यों ना हो, ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, सभी के लिए। कह रहे शुद्ध जल का pH मान कितना होता है, शुद्ध जल का pH मान होता है 7, उदासीन होता है। उदासीन जो होता है ना तो कोई टेस्ट नहीं आता, शुद्ध जल का कोई टेस्ट नहीं होता, और शुद्ध जल का pH मान 7 होता है। pH मान अगर 7 से अधिक है तो उसे क्षार कहते हैं, कम है तो उसे अम्ल कहते हैं। एंटीमनी क्या होता है, तो एंटीमनी क्या है मेरे भाई, एंटीमनी एक उपधातु है, ना धातु है ना धातु, ये क्या है, एक उपधातु है। धातु और अधातु दोनों के गुण इसमें विद्यमान होते हैं एंटीमनी में। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित रासायनिक समीकरणों को पूरा कीजिए। ये क्या है, CH3COH और C2H5 एथिल अल्कोहल इसके साथ मिल रहा है, तो मिलकर क्या देगा, ये CH3COO C2H5 ये दे देगा। CH3 कुछ रिएक्शन जो होती है, ये जो रिएक्शन है ये तो आपको याद करनी पड़ेगी। ठीक है, रिएक्शन याद करनी पड़ेगी, क्योंकि ये कि इसको इससे मिलाने पे क्या बनता है, क्या होता है, जब ऐसे प्रश्न बोर्ड एग्जाम में हर साल आते हैं, तो ये रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन है, इसको आपको लिख लिख के याद करना पड़ेगा। अब आते हैं उपभाग हमारा अगला वाला आ जाता है, जिसमें वैसे बायोलॉजी के प्रश्न मिलेंगे। कोशिकीय प्रक्रम में ऊर्जा की मुद्रा किसे कहते हैं, तो कोशिकीय प्रक्रम में
ऊर्जा की जो मुद्रा होती है, इकाई होगी, वो एटीपी के रूप में होगी। किसके रूप में होगी? एटीपी के रूप में होगी। ठीक है, कहाँ होती है अगर बोलता तो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, ये हम लिखते हैं। नेक्स्ट, पित्त रस का स्राव कहाँ होता है? तो पित्त रस का स्राव होता है भैया यकृत में। कहाँ होता है? यकृत में। ठीक है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। पराग कोश में क्या होता है? पराग कोश में पराग कण होते हैं। पराग कोश में क्या होता है? पराग कण होता है। ठीक है, नेक्स्ट, क्योंकि जो पुष्प का अनुदैर्घ्य काट का चित्र एग्जाम में बनाने के लिए आता है, उसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना, उसी पर बेस्ड क्वेश्चन बना है। पत्तियों पर कलियां विकसित होती हैं पुदीना में, आलू में, ब्रायोफिलम में, या इनमें सभी में? तो पत्तियों पर जो कलियां आती हैं वो कहाँ आती हैं? ब्रायोफिलम में। ना तो पुदीना में होता है, ना आलू में होता है। पत्तियों पर ही कलियां आ जाएंगी, वो होती है सिर्फ बायोफिलम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लिंगी फूल का उदाहरण दीजिए जिसमें या तो स्त्रीलिंग का गुण पाया जाएगा या फिर पुल्लिंग का गुण पाया जाएगा। तो एक लिंगी का उदाहरण है पपीते का फूल। ठीक है, क्या है? पपीते का जो फूल है, पपीता जो है, वो एक लिंगी का उदाहरण है। नेक्स्ट, एक स्वस्थ मनुष्य में सामान्य रक्तदाब क्या होता है? ब्लड प्रेशर क्या होता है? तो 120/80। कितना होता है? 120/80 होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? आहार श्रृंखला जानते हो ना, मतलब क्या होता है? एक के बाद एक दूसरा। तो सबसे आहार श्रृंखला क्या हो रहा है? घास को गेहूं खाता है, ये गलत है। ठीक है, घास को बकरी खाता है, बकरी को क्या कौन खाता है? इंसान खाता है। तो ये सही है, ऑप्शन नंबर बी। ये सही श्रृंखला है ना, कि भाई इसको ये खाता है, उसको वो खाता है, उसको वो खाता है, ऐसे चलना चाहिए। तो ये हमारी आहार श्रृंखला सही रूप से बन गई। अब हम आते हैं वर्णनात्मक प्रश्नों में। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो, न्यूमेरिकल आपको फिजिक्स के मिलने ही मिलने हैं, 100% गारंटी है कि एग्जाम में आएगा ही आएगा न्यूमेरिकल। और न्यूमेरिकल के मैंने ढेर सारी वीडियोस बना रखी हैं, अगर आप बोलोगे तो और लेके आऊँगा। चैप्टर वाइज बोलोगे चैप्टर वाइज लेके आऊँगा, वन शॉट पूरे किताब का बोलोगे तो वैसे लेके आऊँगा। ठीक है, 5 बताओ 10 बताओ। ठीक है, तो न्यूमेरिकल ज़रूर आएंगे आपके पेपर में। 3 से 4 न्यूमेरिकल आएंगे, छोटे में और बड़े में। बड़े में 5 नंबर का एक आएगा, छोटे में भी आएगा। मिनिमम 3 न्यूमेरिकल आपको मिलने ही मिलने हैं। और न्यूमेरिकल छोटे नंबर के नहीं, एक 1 नंबर का होगा, एक 5 नंबर का होगा, एक 2 नंबर का होगा। ठीक है, न्यूमेरिकल जरूर आएगा। कह रहे एक उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई का आधा बनता है। वस्तु की लंबाई का क्या बनता है? आधा बनता है। वस्तु का जो प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई का आधा बनता है, यानी कि हमें आवर्धन दे रखा है। आवर्धन क्या होता है? H'/H। प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई के अनुपात को हम आवर्धन कहते हैं। ठीक है, लेंस के लिए आवर्धन सूत्र अलग होता है और दर्पण के लिए अलग होता है। इस प्रकार के प्रश्न मैंने ऑलरेडी करा रखे हैं। उत्तल दर्पण बोला है तो उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो प्लस में होती है। अवतल दर्पण बोले या अवतल लेंस बोले, उसकी माइनस में होती है, ये आप जानते हैं। कह रहे एक उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर रखी, 25 सेंटीमीटर दूर रखी, यानी कि यू का मान हमेशा नेगेटिव में ही होता है। 25 सेंटीमीटर है। वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई का आधा बनता है। आवर्धन हमें दे रखा है 1/2, आधा 1/2। हमें क्या निकालना है? दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी हमें निकालना है v। फिर क्या निकालना है? दर्पण की फोकस दूरी f। यह चीज हमको निकालनी है। प्रश्न पढ़ के समझना बहुत जरूरी है, खाली रट्टा मार के काम नहीं चलता मेरे दोस्त। क्या दिया है, क्या निकालना है, ये सबसे पहला टास्क है, ये सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। ये हो गया, उसके बाद क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है, उसके बीच कौन सा सूत्र लग सकता है। क्योंकि फिजिक्स में, भौतिक विज्ञान में एक चीज निकालने के लिए कई सारे फॉर्मूले होते हैं। आपको वो फॉर्मूला लगाना होता है जो दिया हुआ है और जो निकालना है, उनके बीच में क्या संबंध बन पा रहा है, कौन सा फॉर्मूला लग पा रहा है, उसी को लगाया जाता है। ठीक है, तो देखिए अब हम आ जाएंगे नेक्स्ट स्लाइड में। आप अच्छे से लिख लीजिए, मैंने यहाँ पर लिख के लेके आया हूँ। देखिए, तो हमें प्रश्न में देखो क्या दे रखा है? आवर्धन दे रखा है। आवर्धन क्या दे रखा है? 1/2 दे रखा है। और क्योंकि ये दर्पण है, दर्पण का जो आवर्धन सूत्र होता है m बराबर, वो क्या होता है? -k v/u होता है।
ठीक है, ये सब कॉपी में लिख लीजिए, समझ लीजिए अच्छे से। दर्पण का आवर्धन का सूत्र क्या होता है? माइनस के बी बट्टा यू। अगर यही दर्पण की जगह लेंस लिख देता तो यहाँ सूत्र माइनस का प्लस हो जाता, वी बट्टा यू होता। आवर्धन क्या दे रखा है? 1/2, आधा हो जाता बोला था ना, तो ये दे रखा है। तो यहाँ से आप खुद देखो, ये बट्टे वाला इधर आके क्या आ जाएगा? गुणे में यू एक कम यू हो जाएगा, ये माइनस इधर से यहाँ आ जाएगा। तो v बराबर क्या हो गया? माइनस के u बट्टा 2। और प्रश्न में u का मान क्या दे रखा था? माइनस के 25 सेंटीमीटर दे रखा था। वो मान उठाकर मैं यहाँ रख दूंगा, ये माइनस है, ये माइनस रखा मैंने, u का मान उठाकर मैंने यहाँ रख दिया माइनस के 25। नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाता है? पॉजिटिव। 25 ऊपर बट्टे में 2, तो आंसर आएगा 25/2, जिसे मैं लिख सकता हूँ और हल करके 12.5 सेंटीमीटर। यानी कि जो v होगा, जो प्रतिबिंब की दूरी होगी, वो 12.5 सेंटीमीटर होगी, बिंब के दूसरी ओर बनेगा। ठीक है, उसके बाद हमसे क्या बोला था? f निकालो। क्या निकालो मेरे भाई? f निकालो। तो क्योंकि ये दर्पण सूत्र बोला है, क्या बोल रहा है? दर्पण। दर्पण के लिए जो सूत्र लगता है वो क्या लगता है? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है। ठीक है, हमें f का मान निकालना, फोकस दूरी निकालनी है। तो क्या होगा? 1/f, हमारे पास u का मान क्या आया है? u का मान हमको दे रखा है प्रश्न में कितना? माइनस के 25 सेंटीमीटर। ये हमने यहाँ रख दिया। ठीक है, मैं रख के दिखाता हूँ, नहीं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। यहाँ रख के दिखाता हूँ। 1/f, u का मान है माइनस के 25 प्लस, और v का मान हमको क्या मिला? 25/2। 25/2। अब यहाँ से देखो, ये जो बट्टे वाला है यहाँ ऊपर आ जाता गुणे में, तो यहाँ क्या हो जाएगा? देखो, माइनस का 1/25, माइनस के 1/25, और ये बट्टे का ऊपर आके 2 हो गया, 2/25। अब इसको हम हल कर लेंगे। इसके बट्टे में 25, इसके बट्टे में 25, लॉस आ जाएगा 25। जब नीचे समान होता है, ऊपर वैसे का वैसे आ जाता है। 2 में से 1 घटाएंगे, 1/25 आ जाएगा। और इधर क्या है? 1/f। तिरछे गुणा करोगे, f एक कम f, 25 से कम 25, तो f का मान कितना आ जाएगा? 25 सेंटीमीटर। क्योंकि ये कैसा दर्पण बोला था? उत्तल दर्पण बोला था, तो फोकस दूरी प्लस में ही आनी चाहिए थी, और यहाँ प्लस में ही आ रहा है। इससे यह प्रतीत हो रहा है कि हमारा उत्तर बिल्कुल सही है। हमारा उत्तर बिल्कुल क्या है? सही है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसा एक क्वेश्चन 5 नंबर में, 2 नंबर में आएगा ही आएगा। ये तो छोटा सा था, तो लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन 5 नंबर में हर साल आता है, हर साल आता है। अगले वाले प्रश्न में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 23 हमसे क्या बोल रहे हैं? कह रहे 2 ओम, 3 ओम, 6 ओम के 3 प्रतिरोधों को किस प्रकार जोड़ा जाए कि जो हमें 4 ओम और 1 ओम का तुल्य प्रतिरोध प्राप्त हो। हम प्रतिरोधों को 2 प्रकार से जोड़ सकते हैं, एक तो समांतर क्रम संयोजन होता है और एक श्रेणी क्रम संयोजन होता है। समांतर जब एक के नीचे एक दूसरा रखते हैं, और श्रेणी क्रम में क्या होता है? एक के साथ जब दूसरे को अटैच करके जोड़ा जाता है। ठीक है, तो देखो हमारे पास हमको दिया क्या है? हमको 3 प्रतिरोध दे रखे हैं, R1, R2 और R3। R1 हमको दे रखा है 2 ओम, R2 दे रखा है हमको 3 ओम, R4 दे रखा है हमको 6 ओम। हमको क्या देगा? तुल्य प्रतिरोध क्या आ जाए? 4 ओम आ जाए। 2 एकम 2, 3 दूनी और 6। ठीक है, अगर मैं तीनों को क्या करता हूँ? समांतर क्रम में जोड़ देता हूँ। ठीक है, तीनों को मैं क्या करता हूँ? समांतर क्रम में जोड़ दूं। 4 चाहिए ना, तो मैं क्या करता हूँ? यहाँ देखो, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 1 2, और ये देखो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से इसको ऐसे जोड़ रहा हूँ, ये 2 है। ठीक है, और फिर इसको ऐसे जोड़ते हैं। ऐसे क्वेश्चन की आपकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी बात बनती है। देखो, इस सिरे को मैं ए बोल देता हूँ, इस सिरे को मैं बी बोल देता हूँ। ये मैंने 2 रखा, ये मैंने 3 ओम रखा, और ये मैंने 6 ओम रखा। 3 ओम और 6 ओम आपस में क्या है? समांतर क्रम है। इनको, इनका जो तुल्य प्रतिरोध होगा इसके साथ क्या? श्रेणी क्रम में है। ठीक है, तो यहाँ देखिए, चूंकि R2
ये R2 है ना, R2 है, ये R3 है, और इसको हमने R1 बोला है, क्योंकि R2 व R3 समांतर क्रम में है, इसलिए इनका तुल्य प्रतिरोध इनका क्या आ जाएगा, तुल्य प्रतिरोध 1/R डैश क्या होगा, 1/R1 प्लस 1/R2, यही होगा। हल करो, 1/R डैश, R1 कितना है, R1 है 1/3, R2 कितना है 6, लॉसअप आ जाएगा 6, 3 दूनी 6, 2 एक कम 2, 6 एक कम 6, 1 एक कम 1, तो ये आ जाएगा 3/6, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 1/R डैश क्या आ गया, 1/2 तिरछी गुणा करेंगे, R डैश एक कम R डैश और 2 एक कम 2, इन दोनों को जोड़ के क्या मिला यहाँ पर हमें, R डैश मिला। तो ये जो R1 है और ये जो दोनों को जोड़ के जो R डैश है, एक के साथ एक अटैचमेंट है, यानी कि ये क्या है, श्रेणी क्रम में है। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि चूंकि R1 व R डैश श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, इसलिए तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, तुल्य प्रतिरोध R बराबर डायरेक्ट जुड़ जाता है, R डैश प्लस R1, R डैश का मान 2 है, R1 का मान भी 2 है, 2 और 2 4 ओम। तो हमें ऐसे जोड़ना होगा, तब जाके 4 ओम मिल पाएगा। इसको और इसको समांतर में जोड़ना है, और इसके साथ इसको स्टेडी भी जोड़ेंगे तो आएगा आंसर ये। अब हमें 1 ओम चाहिए, कि किस तरीके से जोड़ोगे कि 1 ओम आ जाए, ठीक है, किस तरीके से जोड़े कि हमें 1 ओम मिले, उसके लिए आइए देखते क्या करते हैं। सेकंड वाला पार्ट मैं क्या करता हूँ, सॉरी, ये 2 ओम, ये 3 ओम और ये 6 ओम को मैं समांतर क्रम में जोड़ लेता हूँ तीनों को। ये ए सिरा है, ए और बी का मैं क्या निकालना, तुल्य प्रतिरोध निकालना है। इस तरीके से जोड़ के देखते हैं क्या आता है कि नहीं। R1 व R2 व R3 को समांतर क्रम में जोड़ने पर, ठीक है, समांतर क्रम में जोड़ देते। समांतर का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, इन जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध 1/R बराबर क्या होता है, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है। अब हमें क्या करना, मान रखना है, R1 का मान है 2, इसका मान है 3 और इसका मान है 6, 9 6 आ जाएगा, 2 3 6, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 2 बचा, 2 एक कम 2, 6 एक कम 6, 1 एक कम 1, तो ऊपर आ गया 6/6, 6 एक कम 6, 6 एक कम 6, इधर था हमारा 1/R, इधर था 1/1, त्रिज्यी गुणा करेंगे, R एक कम R, 1 एक कम 1, क्या आ गया 1 ओम। तो हर साल ऐसा क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाता है, प्रतिरोध वाला, ठीक है। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में रिपीट मोड में पूछा जाता है, तो ये क्वेश्चन हमने आराम से कर लिया। अगले प्रश्न आपसे ये पूछ रहा है, घरेलू विद्युत वितरण में तारों के नाम, कार्य और आवरण के रंग को लिखिए, ठीक है। घरेलू परिपथ में ये क्वेश्चन आता है 5 नंबर में। तो देखो, घरेलू परिपथ में जो तार होती है, एक तो लाइन वायर होता है, एक न्यूट्रल वायर होता है और एक अर्थ वायर होता है। 3 टाइप के तार होते हैं। जब भी आपकी कोई वायर आ रही होगी, उसमें 3 कलर होते हैं, 3 तार एक साथ ऐसे इकट्ठे होते हैं, उस पर कोटिंग की होती है, ठीक है। तीनों का जो कार्य क्या होता है, लाइन वायर का क्या होता है, विद्युत प्रवाह को प्रदान करना होता है, ठीक है। न्यूट्रल वायर क्या होता है, सर्किट को पूरा करता है, और जो अर्थ वायर होता है वो सुरक्षा प्रदान करता है, वोल्टेज को स्थिरता देती है। ये 3 काम इसके मेन है तीनों का। जो लाइन वायर होता है वो इलेक्ट्रिसिटी लेके आती है, विद्युत को लेके आती है। न्यूट्रल वायर क्या करता है, सर्किट को पूरा करता है, और अर्थ वायर क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करती है, वोल्टेज को एक स्थिरता देती है।
रंग क्या होता है, लाइन वायर का जो रंग होता है लाल या फिर काला रखो, न्यूट्रल वायर जो होता है वो नीला रंग का होता है, और अर्थ वायर हरा या फिर पीले रंग का होता है। कलर भी पूछा था आपसे, तो ये कलर्स होते हैं। ठीक है, शानदार क्वेश्चन है। या फिर हमसे पूछा है धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र किन किन कारकों पर निर्भर करता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त नियम का लिखकर उसे स्पष्ट भी कीजिए। तो देखिए, धारावाहिक चालक चुंबकीय क्षेत्र किन कारक पर निर्भर करता है। पहला कारक है धारा की मात्रा पर, कितनी धारा उसमें आ रही है। उसके बाद चालक की लंबाई पर, कि भाई कितना लंबा है, तार कितना लंबा है। ठीक है, उसके बाद चालक की आकृति। ठीक है, आकृति लूपों की संख्या पर निर्भर करता है। ठीक है, जो लूप्स बने होते हैं तारों के बंडल में ऐसे ऐसे ऐसे, उनकी संख्या पर भी निर्भर करता है। नियम क्या है, देखिए इसका जो नियम होता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए दाएं हाथ का नियम का उपयोग किया जाता है। इस नियम के अनुसार अगर आप अपने दाएं हाथ को इस प्रकार रखें कि अंगूठा धारावाहिक चालक ऐसे रखें, ऐसे, ठीक है, अंगूठा धारावाहिक चालक में धारा की दिशा में हो तो आपकी उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखाएगी। धारावाहिक चालक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र सर्पिल रूप में होता है। जैसे ऐसे पकड़ोगे ना, तो ये जो ऐसा मुट्ठी है सर्पिल रूप में ऐसे होता है। इसकी दिशा धारावाही चालक में धारा की दिशा के आधार पर निर्धारित होती है। ये एग्जाम में अलग से भी आ जाता है कि दाएं हाथ का नियम क्या है, राइट हैंड रूल क्या होता है, स्पष्ट कीजिए 2 नंबर में। अब आते हैं अगला, कह रहे निम्नलिखित यौगिकों के संरचनात्मक सूत्र लिखिए। मैंने कल ही आपकी हाई डिमांड पर IUPSC नामांकन की बेसिक्स, एकदम बेसिक से बेसिक्स वीडियो बनाई है। 1 घंटा 10 मिनट की वीडियो बनाई है। कई लोग IUPSC नाम सिखाते हैं, आते हैं 10 मिनट में सिखा दूंगा। भाई 10 मिनट में कुछ नहीं होता, कोई नहीं सिखा सकता, कोई माइकल नहीं सिखा सकता 10 मिनट में। ठीक है, तो सीखने के लिए पूरा डिटेल वीडियो चाहिए होता है, बेसिक्स बताने पड़ते हैं कि भाई कब, क्यों, कैसे, कहाँ से, है ना। तो उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई है 1 घंटा 10 मिनट की, उसको आप जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, कह रहे हैं निम्नलिखित यौगिकों का संरचनात्मक सूत्र लिखिए। क्या बोला, एथेनोइक अम्ल। एथ, यहाँ डिकोड करो, एथ बोला है तो यहाँ 2 कार्बन होंगे। कितने कार्बन होंगे, 2। और ओइक अम्ल बोला है तो COOH होता है, मतलब COH का मतलब ऐसे लिखा हो COH, या फिर C डबल बॉन्ड O और उसके साथ क्या OH हो, ऐसे लिखा हो, ये ओइक अम्ल लगता है, ओइक अम्ल लगता है। ठीक है, अनुलग्न है। तो देखो एथ बोला है तो 2 कार्बन मैंने ले लिए, 1 कार्बन 2 कार्बन। कार्बन हमेशा 4 बंधों से घिरा हुआ होता है, ये आप जानते हैं। ओइक अम्ल है तो यहाँ देखो डबल बॉन्ड O लगा दिया, सिंगल बॉन्ड OH लगा दिया। लगेगा ही लगेगा क्योंकि ओइक अम्ल बोला है, ये तो लगना ही है। तो कार्बन के यहाँ पर कितने बंद हो गए, 2 और ये 3, यहाँ से 1 बंद हो गया, 4। कार्बन के 4 बंद पूरे। उसके बाद ये जो कार्बन बंद है इसके भी 4 बंद होंगे, 1 यहाँ हो गया, बाकी मैंने एक यहाँ ले, 2 3 4, इसको बाकी इनको H से भर देंगे, हो गया एथेनोइक अम्ल। फिर क्या बोला है, मेथेनल, मेथेनल एल्डिहाइड ग्रुप बोला है, मेथेनल बोला है। तो देखो मेथेनल में क्या होता है, हमेशा कार्बन के साथ डबल बॉन्ड O लटका होगा और उसके साथ क्या होगा, H होगा, H होगा, कभी कार्बनिक ग्रुप नहीं जुड़ा होगा। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास, ये क्या हो गया, मेथेनल हो गया। आगे बढ़ते हैं, कह रहे हैं इन निम्नलिखित यौगिकों के संरचनात्मक सूत्र लिखिए। ठीक है, संरचनात्मक सूत्र लिखना है। क्लोरोप्रोपेन बोला है, 1 क्लोरोप्रोपेन। क्लोरो क्या होता है, पूर्व लग्न होता है, हेलोजन का मेंबर है। प्रोपेन बोला है, प्रोप में कितना होता है, 3 कार्बन होते हैं। इन मतलब सारे सिंगल बॉन्ड, 1 2 3 कार्बन। ठीक है, 3 कार्बन बोल दिया, सारे सिंगल बॉन्ड होंगे। क्लोरो बोला है, 1 पे क्लोरो बोला है तो यहाँ क्लोरो लगा देते, नंबरिंग यहाँ से कर दो, 1 2 3। तो ये हो गया 1 क्लोरोप्रोपेन का सूत्र, संरचनात्मक सूत्र। ठीक है जी।
अब आते हैं नाइट्रोमेथिन। नाइट्रोमेथिन का सूत्र ये होता है, नाइट्रोमेथिन। ठीक है, नाइट्रोमेथिन का सूत्र क्या होता है, CH4 होता है। तो यहाँ क्या हो गया, एक हाइड्रोजन को हटाकर क्या लग गया, NO2 लग गया, तो ये नाइट्रो हो गया। तो ये सूत्र बन गया नाइट्रोमेथिन का। अगला प्रश्न है, कह रहे हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी को स्पष्ट कीजिए और इसके दो अनुप्रयोग भी लिखिए। इसके दो अनुप्रयोग भी आपको लिख के बताने हैं। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होती है, यह वह श्रेणी है जिसमें धातुओं को उनकी इलेक्ट्रोकेमिकल प्रतिक्रिया के आधार पर श्रेणीबद्ध किया जाता है। ऐसे भी लिख सकते हो, विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होती है, वह रासायनिक श्रेणी जिसमें धातुओं को उनके अभिक्रिया के मतलब अभिक्रिया के क्रियाशीलता के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है घटते हुए क्रम में। उस श्रेणी को हम क्या कहते हैं, विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। ठीक है, तो अनुप्रयोग क्या है, धातुओं का निष्कर्षण करने में होता है, विद्युत रासायनिक सेल का निर्माण करने में होता है। ये दो अनुप्रयोग आपको लिख देना है। देखो मैं जो क्वेश्चन आंसर लेके आऊँ वो सिंपल लेके आऊँ, ये नहीं कि मैंने भर दिए हैं, एकदम सिंपल लेके आऊँ ताकि आप पढ़ के एक ही बार में आप समझ के याद भी कर पाओ। अगला प्रश्न है, मिश्र धातु किसे कहते हैं, कॉपर की दो प्रमुख मिश्र धातुओं के नाम व उपयोग लिखिए। तो मिश्र धातु क्या होता है, यह धातुओं का मिश्रण होता है जिसमें विशिष्ट गुण प्राप्त होते हैं। ठीक है, मिश्र धातु क्या होता है, दो या दो से अधिक धातु के समांगी मिश्रण को हम क्या कहते हैं, मिश्र धातु कहते हैं। कि कॉपर की प्रमुख मिश्र धातु क्या है, पीतल है, जिसमें कॉपर को और जिंक को मिलाकर क्या बनाया जाता है, पीतल बनाया जाता है। इसका इस्तेमाल होता है वाद्य यंत्र बनाने में, नल की फिटिंग्स बनाने में। कांस्य क्या होता है, कॉपर और टिन को जब मिलाओगे तो कांस्य बनता है। इसका इस्तेमाल होता है मूर्तियों बनाने में, सिक्कों बनाने में, ठीक है, और बेरिंग्स बनाने में। निम्नलिखित यौगिकों का IUPAC नाम बताइए। ये तो भाई हर साल एग्जाम में आता है, HCHO हर साल आता है। ठीक है, ये क्या है, मेथेनॉल का सूत्र है, CHO एल्डिहाइड, नाम के बाद में अल जुड़ेगा, एक कार्बन है तो मैथ, एक कार्बन है तो मैथ, CHO है, जब भी CHO एक साथ लो समझ लो कि एल्डिहाइड ग्रुप है, और एल्डिहाइड ग्रुप में नाम के बाद में क्या जुड़ता है, अल जुड़ता है, मैथ प्लस अल, मेथेनॉल। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ, कितने कार्बन है, 1 2 3, 3 कार्बन पे क्या होता है, प्रोप होता है। नंबरिंग कहाँ से करोगे, जहाँ से क्रियात्मक समूह नजदीक है, क्रियात्मक समूह नजदीक डबल बॉन्ड को वरीयता ज़्यादा मिलेगी, नंबरिंग यहाँ से होगी 1 2 3, तो प्रोप। ठीक है, और डबल बॉन्ड लगने पर क्या होता है, नाम के बाद में इन जुड़ता है। सिंगल बॉन्ड लगने पर नाम के बाद में इन जुड़ता है। ट्रिपल बॉन्ड होने पर नाम के बाद में आइन जुड़ता है। डबल बॉन्ड है, नाम के बाद में इन जुड़ेगा। डबल बॉन्ड है कहाँ पर, 1 पर, तो 1 इन लिख दिया, आराम से हो गया। अगला क्वेश्चन है कि कार्बन की संयोजकता पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो कार्बन क्या होता है, कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6, पहली कक्षा में 2, दूसरे में आपका 4 होता है। ठीक है, दूसरी कक्षा में जो भरने का जो नियम है, ये पहली कक्षा है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दूसरे में 8, 2 2 4 2 6 2 8। कक्षों को भरने का जो नियम होता है वो क्या होता है, 2n² होता है। तो n की जगह पे 2 रखेंगे तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन 8 हो सकते हैं। तो 4 इसके भाजतम है, तो ये 4 बॉन्ड फ्री होते हैं 4 से अभिक्रिया करने के लिए, ताकि इसके कक्ष पूरे हो जाए। ठीक है, इसके लिए इसकी संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है। इसी वजह से कार्बन की संयोजकता, ये चित्र और ये चीज लिख देना, 4 होती है। इसका अर्थ है कि यह 4 अन्य परमाणुओं या अणुओं के साथ संयोजन बना सकता है, जो इसे जैविक यौगिकों की रचना में बहुत महत्वपूर्ण बनाती है। देखो हमारी जो दुनिया है वो कार्बन के तत्वों से घिरी पड़ी है। किसके लिए, इसी एक गुण की वजह से। हर एक चीज, खाने की चीज, पहनने की चीज, कोई भी चीज हो, इसी श्रृंखला बनाने की प्रॉपर्टी के कारण चल रही है। अगला क्वेश्चन है, हमसे क्या बोल रहे हैं, बेकिंग पाउडर खाने का सोडा का रासायनिक नाम, अणु सूत्र लिखिए। बेकिंग पाउडर को गर्म करने पर क्या होता है, यह भी आपको बताना है।
ठीक है। सो देखिए रासायनिक नाम होता है इसका सोडियम बाइकार्बोनेट। खाने का सोडा जो होता है, जैसे बेकिंग पाउडर सामान्य नाम है इसका, इसका जो रासायनिक नाम है वह है सोडियम बाइकार्बोनेट, साधारण नाम है इसका बेकिंग पाउडर। ठीक है। अणुसूत्र क्या होता है, NaHCO3 होता है सोडियम बाइकार्बोनेट का। और गर्म करने पे क्या होता है, बेकिंग पाउडर कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ता है, जिससे खाना फूलता है। देखा होगा कई सारे खाना बनाने में, पकोड़े बनाने में, ये वगैरह वगैरह बनाने में हम खाने का सोडा डालते हैं। क्यों डालते हैं, कि भाई फूलेगा। बंगाली में पीठा बनता है, इडली बनता है, इन सब चीज़ों में क्या डाला जाता है, ये सोडा, खाने का सोडा, ताकि खाने का सोडा क्या करता है, उसको फुला देता है। कौन फुलाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि बेकिंग सोडा डालने पे वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ता है और उसी गैस की वजह से वो फुला हुआ हमें नजर आता है। तो ये इसका मेन रीजन है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। द्विविस्थापन का मतलब होता है अदला बदली। तो क्या होगा, द्विविस्थापन या उभय विस्थापन भी कहते हैं। ये कैसे अभिक्रिया होती है, यहां लिखोगे, वह अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान या विनिमय करके दो नए यौगिक का निर्माण करते हैं, उसे हम द्विविस्थापन या उभय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण क्या है, उदाहरण के तौर पर देखो यहाँ पर ये वाला, ये हिंदी में लिखो या ना लिखो, ये जरूर लिखना है। देखो यहाँ पर मैंने लिया सोडियम क्लोराइड और ये लिया है मैंने AgNO3। तो यहाँ से क्लोरीन और यहाँ से Ag मिल जाएंगे और क्या बनाएंगे, AgCl। और यहाँ से Na और यहाँ से NO3 मिलके क्या बनाएंगे, NaNO3। तो दो लोगों की क्या हुई, अदला बदली। ये इसके साथ मिलके दो नए यौगिक बना रहा है। तो क्या होता है, वह जिसमें दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करके दो नए यौगिक का निर्माण करते हैं, उन्हें हम द्विविस्थापन अभिक्रिया या फिर उभय प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ये रहा उदाहरण, इसे लिख दीजिए। ठीक है, इसे लिख दीजिए। और वो अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप बनता है उसे हम क्या कहते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है जी, तो ये हमारा अवक्षेप है। अगर आपसे पूछे कोई अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के उपरांत अवक्षेप बनते हैं उसे हम अवक्षेपण अभिक्रिया करते हैं। ये जो उदाहरण है ये अवक्षेपण अभिक्रिया में भी आ जाएगा, क्योंकि AgCl आपका क्या है, अवक्षेप है जो नीचे बैठ जाता है। ठीक हुआ। अगला क्वेश्चन है, उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, ये हर साल एग्जाम में आता है। तो देखो, किसी अम्ल के जलीय विलयन की क्षार के जलीय विलयन से अभिक्रिया क्या है, अम्ल के जलीय विलयन की क्षार के जलीय विलयन से अभिक्रिया जिससे लवण तथा जल प्राप्त होते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। या सिंपल भी लिख सकते हो, वह अभिक्रिया जिसमें अम्ल तथा क्षार अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं, उसे हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के तौर पर ये हो गया, ये हमारा अम्ल है, ये हमारा क्षार है। ठीक है, दो उदाहरण लिए मैंने, एक तो लिखना ही है। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से Na और यहाँ से Cl क्या बनाएगा, NaCl, जो कि आपका होता है लवण। और फिर ये क्या बनाएगा, यहाँ से H और ये OH मिलकर क्या बनाएगा, H2O, जो कि होता है पानी, जल। ये होती है आपकी उदासीनीकरण अभिक्रिया, बोर्ड एग्जाम में हर साल आता है। युगात्मक अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया पूछ रहा है आपसे। तो वे अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके केवल एक उत्पाद बनाता है। दो या दो से ज्यादा अभिकारक भी हो सकते हैं, लेकिन जब वो अभिक्रिया करेंगी तो एक ही उत्पाद बनाएंगी, एक से ज्यादा नहीं, एक ही उत्पाद बनाएगी। तो ऐसे अभिक्रिया को हम कहते हैं युगात्मक अभिक्रिया। उदाहरण के तौर पे देखो, हमने लिया है यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड और हमने लिया है जल। इन दोनों को मिलाया, हमें क्या मिला, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, COH का होल ट्वाइस। हमने लिया कार्बन, हमने लिया है ऑक्सीजन, मिलाया तो हमें क्या मिला, कार्बन डाइऑक्साइड। थोड़ी सी ऊष्मा मिल गई, ठीक है, लेकिन उत्पाद हमें एक ही मिला है, ऊष्मा अलग निकली। इसको आप ऊष्मा छेपी अभिक्रिया में भी ये उदाहरण डाल सकते हो। अगला क्वेश्चन है जो हर साल एग्जाम में आता है, चित्र बनाने के लिए तो मान के चलिए आने ही वाला है। ठीक है, आपको भी मैं ना मॉडल पेपर 20 मॉडल पेपर करा दूंगा। चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट तो क्वेश्चन करा ही रहा हूँ, आपको मैं 20 मॉडल पेपर कराने वाला हूँ। आज ये पहला मॉडल पेपर है,
ठीक है, आपको क्या करना है बोर्ड एग्जाम में फोड़ने के लिए विज्ञान में, एनसीईआरटी अच्छे से पढ़िए। एनसीईआरटी के जो अभ्यास के प्रश्न हैं, जो इन टेक्स्ट डब्बे के अंदर प्रश्न होते हैं, उनको अच्छे से बनाना है। उसके साथ साथ जो आपके क्वेश्चन बैंक है वो अच्छे से पढ़ना है, और विगत वर्षों के प्रश्न पत्र अच्छे से कर लेने। तो 100 में से 100 नंबर कहीं नहीं गए आपके, आराम से आएंगे हंसते हंसते। ठीक है, तंत्रिका कोशिका का आपको चित्र बनाना है। ये चित्र आपको बनाने के लिए हर साल मिलेगा, और इसकी कार्य प्रणाली क्या होती है वो बताना आता है, हर साल आता है, हर साल। तो ये चित्र बनाना है और ये आपको लिख देना है। अगला क्वेश्चन है, लिंग गुणसूत्र से आप क्या समझते हैं? मानव में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को समझाइए। देखो, जो मानव होता है, मनुष्य होता है, उसमें 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, पुरुषों में और महिलाओं में भी, जिनमें से 22 जोड़े गुणसूत्र दोनों के सेम टू सेम होते हैं। उसका भी और हमारा भी सेम टू सेम होता है, फर्क सिर्फ एक गुणसूत्र का ही होता है, और वही डिसाइड करता है सारा चीज। ठीक है, लिंग गुणसूत्र वे गुणसूत्र होते हैं जो किसी जीव के लिंग मतलब पुरुष या महिला का निर्धारण करते हैं। मानव में लिंग गुणसूत्र दो प्रकार के होते हैं, एक्स और वाई। महिलाओं में एक्स एक्स पाया जाता है और पुरुष में एक्स वाई पाया जाता है। ठीक है, पुरुष में क्या पाया जाता है? एक्स वाई पाया जाता है। फिर क्या होता है, देखिए आप चित्र बनाएंगे, सिंपल सा है। देखो यहाँ पर आप क्या लिखो, ये आपकी महिला है और ये आपका पुरुष है। यहाँ लिख दो महिला, चित्र बनाना है ना, पुरुष। जो महिला के पास होता है वो एक्स एक्स होता है, और पुरुष के पास क्या होता है? एक्स वाई होता है। जब महिला का एक्स और पुरुष का एक्स मिलता है तो क्या होती है? देखो, जब एक्स एक्स होता है, ठीक है, जब दोनों एक्स एक्स होगा तो क्या होगा? महिला होगा। पुरुष, महिला तो जिम्मेदार होती नहीं है। हमारे सोसाइटी में ये देखा गया है कि स्त्री के गर्भ से अगर लड़की हो रही है, लड़का हो रहा है, तो उसके लिए जिम्मेदार महिला को माना जाता है। तो महिला जिम्मेदार नहीं है, हम पुरुष जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, दोष उनमें नहीं है भाई, जो दोषी उनको मानते हो। मैं तो महिलाओं को मैं हमेशा अच्छा मानता हूँ। अगर बेटियां हो रही हैं तो भगवान का आशीर्वाद आपको मिल रहा है। ठीक है, मेरी भाई की भी बेटी है, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, आपने देखा भी होगा, मेरे फोटोज़ वगैरह लगाता हूँ। कई लोग बोलते हैं कि ये मेरी बेटी है। जी नहीं, मेरी बेटी नहीं है अभी तक। तो मेरी भाई की बेटी, मेरी बेटी की एक ही बात हुई, मैं बहुत प्यार करता हूँ। बच्चों से मुझे बहुत प्यार है, चाहे वो बच्चे आपके हो चाहे वो बच्चे मेरे हों, क्योंकि बच्चों में बसता है भगवान का रूप। बच्चे होते हैं मन के सच्चे, है कि नहीं? और उसके बाद जब महिला का एक्स और पुरुष का वाई मिलता है तो क्या होता है? पुरुष का निर्माण होता है। तो एक्स एक्स मिलने पर महिला होता है और एक्स और वाई मिलने पर पुरुष होता है। ये चीज आपको लिख देना है चित्र बना के, कि जब महिला का एक्स और पुरुष का एक्स मिलता है तो महिला का निर्माण होता है, और जब महिला का एक्स और पुरुष का वाई मिलता है तो पुरुष का निर्माण होता है, बेबी बॉय होता है, फिर बेबी गर्ल ऐसे होती है। यही चीज यहाँ लिखा हुआ है। तो मैंने इसको आसान शब्दों में बता दिया। ये चित्र भी आपको एग्जाम में बना सकते हो आप। अगला प्रश्न है, उत्पादक उपभोक्ता में 4 अंतर लिखिए। ठीक है, तो एक तरफ मैंने लिखा है उत्पादक, दूसरी तरफ लिखा है मैंने उपभोक्ता। 4 अंतर लिखना है। देखो, उत्पादक वे जीव हैं जो भौतिक पर्यावरण से अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, खुद बनाते हैं अपने भोजन। और उपभोक्ता क्या है? हम क्या है? हम उपभोक्ता। आप सोचोगे मैं खेत में जाके धान रोपता हूँ, गेहूँ रोपता हूँ, मैं खुद अपना भोजन बना रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है मेरे भाई। हम उपभोक्ता हैं। हम धान गेहूँ पर निर्भर कर रहे हैं। धान गेहूँ हमने नहीं, हम तो लगा रहे हैं, लेकिन लग रहा है कि हमने बनाया नहीं। वो धान गेहूँ पृथ्वी की देन है ना, प्रकृति की देन है। पेड़ पौधे अपना खाना खुद बनाते हैं। उपभोक्ता ऐसे जीव हैं जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर आश्रित रहते हैं। इन्हें परपोषित जीव कहा जाता है। और जो उत्पादक होते हैं उन्हें स्वपोषित जीव कहा जाता है। तो ये 2 अंतर तो यही हो गए, सिंपल। इसके अंतर्गत हरे पौधे, जीवाणु आदि आते हैं, और इसके अंतर्गत प्राणी, पशु पक्षी, अपघटक आदि सम्मिलित होते हैं। 3 अंतर हो गए। उत्पादक सौर ऊर्जा की सहायता से अजैव पदार्थों को जैव पदार्थों में परिणत कर देता है, बदल देता है। और उपभोक्ता शाकाहारी और मांसाहारी दोनों ही प्रकार के होते हैं। कोई लोग शाकाहारी होते हैं, कोई लोग मांसाहारी होते हैं, कोई लोग दोनों होते हैं।
चार आंसर हो गए। सौर ऊर्जा की सहायता से जैव पदार्थों का संश्लेषण किया जाता है उत्पादक में, और उपभोक्ता पौधों और जीवों दोनों से ही अपने भोजन की प्राप्ति करते हैं। यह अंतर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन एग्जाम में वेरी इंपॉर्टेंट है वो है हार्ट। हार्ट सबसे इंपॉर्टेंट हमारे बॉडी में होता है, ठीक है ना। हम जब से हम पैदा होते हैं तब से यह पैदा के हम जब से माँ के गर्भ में होते हैं तब से ये हार्ट काम करता है। जिस दिन ये बंद हो गया हमारी छुट्टी हो जाती है इस दुनिया से, है ना। तो अपने हार्ट का हमेशा ख्याल रखिए, थोड़ा एक्सरसाइज कीजिए, खुश रहिए, स्ट्रेस कम लीजिए, ठीक है। उसके साथ साथ ऑयली फूड्स अवॉइड कीजिए, जंक फूड मत खाइए, ठीक है। और नॉन वेज आइटम बहुत ना के बराबर खाइए, अच्छी चीज़ें खाइए जो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा है, ठीक है। तो ये हार्ट का जो चित्र है वो एग्जाम में बनाने के लिए आता है। मानव हृदय एक पंप की तरह होता है जो सारे शरीर में रक्त का परिसंचरण करता है। हृदय पेशियों का बना होता है। यह पेराकार्डियम नामक झिल्ली से ढका होता है। इसका भार लगभग 300 ग्राम का होता है, ठीक है। यह हार्ट हृदय का आकार शंकुकार होता है। यह वक्ष गुहा में हल्का बाई और होता है, यहाँ पर हल्का सा बाई और इधर होता है, ठीक है। कई लोग दिल बनाते हैं ऐसे, ये है मेरा दिल, भाई ये दिल नहीं होता, ये होता प्रॉपर दिल। जैसे हमारी मुट्ठी देख रहे हो ना, मुट्ठी को बंद करोगे तो ये जो शेप आप देख रहे हैं इसी शेप का होता है, इसी आकार का होता है, इतना ही होता है हार्ट यहाँ पर हर किसी का। तो इसका ख्याल रखो। इसके बारे में मैंने डिटेल में पढ़ा रखा है, चैप्टर वाइज बनाकर, वीडियो बनाकर, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेंगे, उनको जरूर देखिए, ठीक है। उसके बाद मानव के मादा जनन तंत्र का चित्र बनाइए। मादा यानी कि महिला का जनन तंत्र का चित्र बनाने के लिए आता है, या फिर पुरुष का आ जाएगा, और उसके बारे में बताना है। ये हमारा क्या है, ग्रीवा है, ये गर्भाशय है, ये अंडवाहिका है, ये हमारा अंडाशय है, ये योनि है। ये चित्र बनाना है और इनके बारे में सारा कुछ डिटेल में बताना है कि ग्रीवा क्या काम करता है, गर्भाशय में क्या होता है, अंडवाहिका का में क्या होता है, योनि में क्या होता है, ये सारा चीज़ हमको बताना भी होगा। मानव के मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। चित्र भी बनाना है और उसका वर्णन भी करना है, ठीक है, एग्जाम में आता है। तो ये सारा कुछ मैंने लिख रखा है ऑलरेडी, ये सारा चीज़ मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है डिटेल में, लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पे। तो इसी के साथ आज एक मॉडल पेपर हमने कंप्लीट किया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करके शेयर ज़रूर करें, ताकि मैं ऐसे वीडियो आपके लिए रेगुलर लाता रहूँ। बाकी मैंने साइंस पूरी पढ़ा रखी है, एनसीईआरटी का वन शॉट भी बना रखा है और इम्पोर्टेंट का वन शॉट भी बना रखा है। प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करें, वीडियो को ज़रूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, कमेंट ज़रूर करें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, मिलते हैं नए वीडियो में।